बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जरगा शायद आपको थोड़ा सा बोर लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जरगों में सबसे अहम तरीन जरगा है। आज के जरगे में पाकिस्तान का वो सबसे अहम मसला डिस्कस होगा जिस पे बदकिस्मती से मीडिया में या सियासत के मैदानों में कोई बहस नहीं होती। वो मसला है पाकिस्तान में आला तालीम का। इस पे तो सबका इत्तेफाक है कि आज अगर अमेरिका सुपर पावर है, आज अगर जापान दुनिया को लीड कर रहा है, तो नारों की वजह से नहीं, जलसों की वजह से नहीं, सियासत की वजह से नहीं, टैंकों की वजह से नहीं, धमाकों की वजह से नहीं, बल्कि आला तालीम के मैदान में आगे होने की वजह से वो इस दुनिया को लीड कर रही हैं। और आज अगर हम ईमान के बावजूद, इस्लाम के बावजूद, अच्छी रिवायात के बावजूद अगर दुनिया के मोहताज हैं, तो उसकी वजह यही है कि हम तालीम और आला तालीम के मैदान में पीछे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन जमहूरी अदवार में इन इश्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जमहूरियत पे मेरा ईमान है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के गैर जमहूरी दौर के दो कामों को सताइश किए बग़ैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। एक उसमें HEC का क़याम और हायर एजुकेशन की मद में उस दौर में होने वाले काम, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का जमहूरी दौर आया, उसमें भी आला तालीम को वो तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि उस दौर के लगाए हुए बीज को बड़ी हद तक ख़राब किया गया। और ये दौर जिसमें कि एहसन इकबाल जैसे आला तालीम पे ज़ोर देने वाले लोग भी वज़ीर हैं, इस दौर में भी बदकिस्मती से हायर एजुकेशन का इदारा जो कि बुनियादी तौर पर आला तालीम को मैनेज करने वाला इदारा है, वो एक ऐसी अजीब सूरत हाल से दो चार है कि एक उसको एक तरफ खींच रहा है, दूसरा उसको दूसरी तरफ खींच रहा है। आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में आला तालीम की सूरत हाल क्या है, HEC को किन चैलेंजेस का सामना है, मुख्तलिफ़ सूबों की हुकूमतें इस हवाले से क्या कैचतानी कर रही है, मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक क्या किया है, और ये जो सूरत हाल है इसका पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि दो इंतहाई मोहतरम और इस हवाले से सरखीलों की हैसियत रखने वाली शख्सियात आज के जरगे में मौजूद हैं। एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि बानी चेयरमैन है HEC के, और दूसरे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब जो कि इस वक्त HEC के चेयरमैन हैं। मैं सर पहले ये जानना चाहूँगा कि HEC का उस वक्त स्पिरिट क्या था और HEC के मकासद और अहदाफ क्या थे। जो विज़न था जिसके तहत ये कायम किया गया था वो ये था कि एक तो क्वालिटी तालीम की बेहतर की जाए, एक एक्सेस के कितने बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उस ज़माने में सिर्फ 2.6% आला तालीम से मुस्तफ़ीद होते थे 17 से 23 के दरमियान के एज ग्रुप के। इसको बढ़ाया जाए जो कि अब बढ़ के 13-14% तक तकरीबन पहुँच रहा है। और तीसरा जो था वो रेलेवेंस और रिसर्च के आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी मार्केट डिमांड क्या है, किस हद तक आप इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस बुनियादी सुतूनों पर हायर एजुकेशन कमीशन कायम किया गया था। इसमें जो चेयरमैन थे उनको फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हटा दिया गया था, और ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। और ये जो है इदारा, इसमें एक बोर्ड है जो इसको गवर्न करता है। 16 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जिसमें हर सूबे के सेक्रेटरीज़ भी हैं, उसके अंदर एमिनेंट शख्सियात भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और सारा पावर जो है वो उस बोर्ड के पास है। यानी कि मेरे पास या डॉक्टर मुख्तार के पास ज़ीरो फाइनेंशियल पावर्स हैं। सारा पावर जो है, जितने प्रोजेक्ट्स मंजूर होते हैं वो इन कंसल्टेशन प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कंसल्टेशन के साथ, और जो दूसरे लोग हैं उनके कंसल्टेशन के बाद एक नया मॉडल ये आया था आला तालीम का। और इसमें जो कुछ किया पिछले 10, 12, 15 साल में, बहुत सारी बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सराहा गया है कि ये एक मॉडल है दूसरे ममालिक के लिए जिसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो पिछले दौर में जो कुछ किया गया HEC के साथ, उसके बाद अब आपकी पोजीशन और आपके इख्तियारात और डॉक्टर अताउर रहमान की पोजीशन और इख्तियारात में कितना फ़र्क वो ले आए हैं,
और इस वक्त ECC की क्या पोजीशन है? फाइनेंशियली उसको कितना इख्तियार हासिल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कितना इख्तियार हासिल है, पॉलिसी मेकिंग में उसका क्या इख्तियार है? जो पावर उस वक्त थी, सिर्फ डिफरेंस ये आया दरमियान में जी कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हैज़ द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर, हमारे डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ही हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास एक पावर होती थी उस वक्त डॉक्टर अता के दौर में फेडरल सेक्रेटरी के बराबर, और उसका मकसद ये था कि हम कोई भी समरी जो मूव करनी होती थी वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भेज सकते थे थ्रू आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। सेक्रेटरी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साइन करके डायरेक्ट समरी भेज देते थे प्राइम मिनिस्टर को, और हमारा काम बड़ा क्विक होता था। ठीक, ये 2008 के बाद की 2009-10 में 8 में 9 में जब डॉक्टर साहब चले गए तो ये पावर हमसे ले ली गई, क्योंकि ये हमारे एक्ट में प्रोटेक्टेड नहीं थी। चेयरमैन की पावर जो है वो एक्ट में प्रोटेक्टेड थी, इस वजह से वो चेंज नहीं हुई। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पावर वो फेडरल सेक्रेटरी वाली विड्रा कर ली गई। अब हमें जो समरी मूव करते हैं वो थ्रू मिनिस्ट्री करते हैं नेचुरली, पहले भी थ्रू मिनिस्ट्री हम जो पार्लियामेंट्री थ्रू विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जी। ठीक, पहले भी हमारी जो है पार्लियामेंट का जो बिजनेस था उसमें हमें थ्रू मिनिस्ट्री जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा चेयरमैन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता। तो जो आपने सवाल किया उसमें कि हमें इसमें ऑपरेशन में इस वक्त लकीली बलीगुर रहमान साहब मिनिस्टर हैं हमारे एजुकेशन के, हमें कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। थोड़ा सा नेचुरली डिले होता है क्योंकि 5-6 मिनिस्ट्रियों से हमारी जब समरी जाती है तो कुछ थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट, अदरवाइज वी हैव सपोर्ट। जहाँ तक फाइनेंशियल चीज़ है, नेचुरली हमें 2008 से 13 के दरमियान, मैं पॉलिटिकल हम लोग नहीं हैं लेकिन मसाइल की वजह से जो हमारे थे, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से हमारा बजट मोर देन डबल हो गया 3 साल में। डॉक्टर साहब, आपके दौर में जिस रफ्तार से यूनिवर्सिटियां बनी, नई यूनिवर्सिटियां भी कायम हुई, इस दौर में अब वो स्पीड क्यों नहीं है नए यूनिवर्सिटियों की क़याम का? क्योंकि आबादी तो हमारी माशाअल्लाह दिन ब दिन बढ़ रही है। बात यह है कि खाली आप यूनिवर्सिटियां बना दें और क्वालिटी ना हो तो वो जो है वो कौम के साथ धोखेबाजी करना होगा। फैकल्टी हो, अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी हो तो यूनिवर्सिटी बनाएं। और ये बिल्कुल डॉक्टर मुख्तार साहब ने ये बिल्कुल सही जो पॉलिसी रखी है कि फैकल्टी को पहले देखें। अगर इंतज़ाम है फैकल्टी तो पहले कैंपसेस बनाते हैं एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के, वही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर अपने कुछ फैकल्टी वहाँ असाइन करती हैं, कुछ अरसे वो चलाते हैं उसको, और उसके बाद जब फैकल्टी वहाँ हो जाती है तो फिर उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते हैं। तो ये पिछले जो 5 साल गुजरे 2008 से 2013 तक, बल्कि 2008 में मैं इस्तीफ़ा देके इसी वजह से अलग हुआ कि तकरीबन ये 4-5 हज़ार बच्चे बाहर थे और उनकी स्कॉलरशिप्स पिछली हुकूमत ने रोक ली, और वो बेचारे मसाजिद में जाके भीख मारने पे मजबूर हो गए थे क्योंकि ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों से गए हुए थे। तो मैं इन प्रोटेस्ट रिज़ाइन होके अलग हो गया था, और फिर फंडिंग इसकी रोक ली गई, जिसकी वजह से पूरा जो मोमेंटम जो बना हुआ था ना वो सारा बुरी तरह डिसरप्ट हो गया। और उसी वजह से फिर मैं अलग हुआ उससे, ताकि फैकल्टी हो तो फिर आप बनाएं यूनिवर्सिटीज़, वरना खाली खुली जो है। अच्छा डॉक्टर मुख्तार साहब, एक तो ये कि ज़ाहिर बात है कि उस वक्त इतने PhD हमारे मुल्क में नहीं थे। अब जो पिछले सालों में जो लोग PhD करके या पोस्ट डॉक करके वापस आ भी गए हैं पाकिस्तान में, कुछ ये भी एतराज़ हो रहा है कि कुछ बाहर रह गए, लेकिन जो आ गए हैं, फिर आप अभी फरमा रहे हैं कि फ़ंड्स भी अब आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर उस रफ्तार से नई यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं बन सकी इस दौर में? और दूसरा, क्या आजकल हमारे कितने लोग PhD के लिए बाहर जा रहे हैं? सफ़ी साहब, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यूनिवर्सिटियाँ ब्रिक्स एंड मॉर्टर का नाम नहीं है कि बिल्डिंगें बना दें। बिल्डिंगें तो अब पहले भी बहुत सारी बनी हुई हैं हमारे पास। हमने इसीलिए अप्रोच ये ली, हमने कहा जी यूनिवर्सिटी नई अभी बनाने से बेहतर है कि पहले वो जैसे डॉक्टर साहब हमने ये पॉलिसी रखी है कि अंडर ग्रेजुएट शुरू करेंगे, 1 और 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर जब तक फैकल्टी प्रॉपर नहीं आती नए प्रोग्राम शुरू नहीं होंगे। उसमें बड़ी सख्ती करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि जो दरमियान में गैप आया और जब मसाइल बढ़े तो बिज़नेस तो बन गया है, जो हायर एजुकेशन इज़ ए बिज़नेस, तो बहुत सारे फ्री राइडर घुस गए, जिसकी वजह से इस वक्त हमें क्वालिटी के बड़े मसाइल भी आ रहे हैं। तो हमने इसलिए एक सिस्टम के तहत बनाया, और आप अगर उसका नंबर काउंट करें तो दे आर गुड नंबर्स जी। हमने इस वक्त टारगेट जो रखा है इंशाल्लाह 2019 तक पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई होगा, या पब्लिक सेक्टर का, या प्राइवेट सेक्टर का, या यूनिवर्सिटी होगी, या कैंपस होगा। ठीक, लेकिन हम रातों रात यूनिवर्सिटियाँ बनाने के हक में नहीं है, बिल्ड होना पड़ता है, सिस्टम इवाल्व होता है जी। उसके लिए फिर कैंपस अप्रोच लाइए, और जो पुराने कैंपस डॉक्टर साहब के वक्त में बने थे, अब हम आस्ता आस्ता उनको इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटियों की तरफ लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, ECC की परफॉर्मेंस और ECC के मखमसे से मुतालिक ये खसूसी जरगा जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, उनकी एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन का ये इख्तियार अब आप लोगों के पास है या कि नहीं किसी और के पास? देखिए जी, हुआ क्या, 18 अमेंडमेंट से पहले जो एजुकेशन था वो जो कंकरेंट लिस्ट थी उसका एक एंट्री थी, उसका एंट्री 38 आइटम 38 था जी। उसको डिवॉल्व कर दिया गया 18 अमेंडमेंट में, क्या जी ये अब सूबाई चला गया। अब उसमें कहीं हायर एजुकेशन का नाम नहीं था, उसमें लिखा हुआ था कि करिकुलम, सिलेबस, प्लानिंग, पॉलिसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वाज द डोमेन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उसको 18 अमेंडमेंट में डिवॉल्व करके सूबों के कर दिया गया। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझना चाहिए। लेकिन अगर आप 18 अमेंडमेंट के बाद जो उनका फोर्थ शेड्यूल है आर्टिकल 17(4) का, उसके अंदर जाएं तो उसकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में उन्होंने मुख्तलिफ में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दिया कि फेडरेशन की पार्ट 1 जो है फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फेडरल करेगा। पार्ट 2 जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के डोमेन में आता है कि उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को सेपरेट आइडेंटिफाई किया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेन एक बनाए आइटम, और वो इसमें कास्ट लिस्ट 2 में आ गया जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो उसमें आता है डोमेन। अब इसको बजाय कि इसको प्रॉपरली स्टडी करने के और एक सिस्टम बनाने के जिसमें एक मुल्क का सिस्टम चलेगा, कुछ सूबों ने अपने HEC बना लिए, पहले सिंध ने बना लिया, फिर पंजाब ने बना लिया, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन आ गया। लेकिन हम उस वक्त और बाकी 2 सूबों में नहीं है। नहीं, उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा ने लिख के दे दिया कि हम इसके हक में नहीं है, हम फेडरल सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं, और बलूचिस्तान ने भी उसमें अभी उस पर कोई इस तरह का कमेंट नहीं दिया। उस वक्त डॉक्टर अताज साहब, मेरा ख्याल है उस वक्त जब ये 18 अमेंडमेंट हुई तो उस वक्त कोई फेडरल लेवल पे हमारे कुछ फंक्शन को मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों को शिफ्ट करने शुरू कर दिए गए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर डिसीजन आया कि जी इवन आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये जो लॉ है HEC का ये इंटैक्ट है, और बल्कि 18 अमेंडमेंट ने तो इन चीज़ों को और प्रोटेक्ट कर लिया। जब तक फेडरल HEC का ऑर्डिनेंस आप चेंज नहीं करती फेडरल गवर्नमेंट, और कोई काम और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को शिफ्ट नहीं हो सकती। तो कानून के तहत आज भी हम उसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भले पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करना चाहे, बनाना चाहे, बाहर की यूनिवर्सिटी को यहाँ पे ऑपरेट करना चाहे, बाहर की डिग्रियों की रिकग्निशन उनकी इक्वलेंस करनी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की डिग्री की रिकग्नाइज करना, ये HEC के डोमेन में है। तो सिंध और पंजाब की HEC पर किस मरज़ की दुआ है, वो किस लिए बनाई गई है? ये डॉक्टर साहब बता सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जो जिन लोगों ने बनाई है उनको खिलाफ सख्त सज़ाएं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 13 अप्रैल 2011 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, और मेरी पटिशन पे दिया था उन्होंने कि ये जो है हायर एजुकेशन फेडरल सब्जेक्ट है, ये 18वीं अमेंडमेंट के तहत फलानी 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 शक के तहत प्रोटेक्टेड है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। HEC मस्ट कंटिन्यू टू फंक्शन एज इट इज़ नाउ। हाँ, अगर कोई फेडरल लॉ आप बदल देते हैं और कुछ और ले आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है। ज़रा सा ये थोड़ा सा 2 स्टेप्स ज़रा पीछे हट के देखें कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान में, बरतानिया में, कोरिया में, टर्की में, चाइना में, दूसरे ममालिक में हायर एजुकेशन हमेशा फेडरल सब्जेक्ट रही है। कोई ना कोई वजह होगी ना कि हिंदुस्तान में अब भी ये फेडरल सब्जेक्ट? जी हाँ, फेडरल सब्जेक्ट है, हर जगह फेडरल सब्जेक्ट। वजह यह है कि आला तालीम का एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने आपको सोशल साइंटिस्ट चाहिए, कितने जर्नलिस्ट चाहिए। एक इसी वजह से द वर्ल्ड ओवर ये एक पॉलिसी रही है कि आला तालीम को हमेशा फेडरल सब्जेक्ट रखा जाता है। एक तो ये वजह। अमेरिका में सर क्या पोजीशन है? क्योंकि अमेरिका में तो स्टेट्स बड़े सॉवरेन भी है, वहाँ पे भी मिक्स्ड, वहाँ पे मिक्स्ड है। कुछ फेडरल के तहत है, कुछ प्रोविंसेस के तहत है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है सिस्टम। बाकी जो ममालिक हैं, ज़्यादातर ममालिक के अंदर, बरतानिया, चाइना, यहाँ यहाँ सारा जो है फेडरल सब्जेक्ट है। और उसकी एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि रिकग्निशन ऑफ डिग्रीज़, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हर सूबा जो है वो एक दूसरे की डिग्रीज़ की रिकग्निशन, और HEC से बनने से पहले आपकी जो मास्टर्स की डिग्रीज़ थी वो बैनुल-अक़वामी तौर पे रिकग्नाइज नहीं होती थी। वो कहते थे बैचलर्स डिग्री है ये, इसकी रिकग्निशन नहीं। HEC आया, बना, हमने कोशिश की, 5-7 साल लगे, उसके बाद इसकी रिकग्निशन बैनुल-अक़वामी पे आज आपकी डिग्री दुनिया भर में रिकग्नाइज है। आप ख़त्म कर देते हैं, आपकी सारी डिग्री इंटरनेशनल रिकग्निशन ख़त्म हो जाएगी। आपके बच्चे बाहर जाएंगे, वो कहेंगे दोबारा आप A लेवल करिए, हम नहीं जानते आपकी बैचलर्स की डिग्री को। तो ये दूसरी वजह है। और तीसरी, जो आपके जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं आपके मुल्क के,
वो एक नेशनल लेवल पे होते हैं, वो कभी प्रोविंशियल जो है लेवल पे कभी नहीं होते। तो आपके सारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इस वजह से प्रोविंशियल HEC तो होनी ही नहीं चाहिए। ये जो HEC ने, सिंध HEC में तो ये हुआ है कि उन्होंने वर्ड बाय वर्ड वही कानून छाप दिया है जो कि फेडरल HEC का था, और वहाँ की सिंध की यूनिवर्सिटीज़ परेशान है। कभी वो सिंध HEC की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी फेडरल HEC की तरफ से। तो वहाँ भी मारवी मेमन साहिबा ने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर PMA नवाज शरीफ साहब से परमिशन लेकर उन्होंने और मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी। उसको 4 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसका भी फैसला नहीं था कि कंफ्यूजन खत्म। लेकिन अभी तक ये मामला इसी तरह इब्हाम में चल रहा है, इब्हाम में चल रहा है। इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है कि मुल्क में, क्योंकि एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड तो नहीं हो सकती ना। फेडरल HEC कानूनी तौर पे रिस्पॉन्सिबल है आला तालीम के लिए, स्टैंडर्ड्स हों, रिकग्निशन डिग्रीज हों, क्वालिटी हो, सारी की सारी नई यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के लिए जो चार्टर होता है, सब चीज़ जो है वो फेडरल HEC के तहत आती है। और ये कब से ये मामला इस तरह चल रहा है? ये चल रहा है 2010 के अंदर से ये शुरू हुआ कि इसको नोटिफिकेशन जो है वो 31 मार्च 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन हुआ 31 मार्च 2011 को, कि इसको सारी जो है हायर एजुकेशन जो है ये मुख्तलिफ सूबों में बांट दी गई है। मैंने फ़ौरन पटिशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एक्शन लिया और विदिन 12 डेज़ ये यानी कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये गलत है, आप इसके पावर्स आप नहीं दे सकते सूबों को। HEC विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज इट इज़, और उसकी वजह से HEC है सर्वाइव्ड। लेकिन वो मुश्किलात ज़रूर रहीं पिछली हुकूमत में कि फ़ंड्स काट दिए और हर तरीके से। हायर एजुकेशन कमीशन ने क्या परफॉर्म किया है पिछले 10, 12, 15 साल में, 2 चीज़ें इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1 कि थॉमसन रॉयटर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो डेटा वगैरह को देखती है, उसने पिछले साल अगस्त 2016 के अंदर एक रिपोर्ट शाया की पाकिस्तान पे, हेडिंग अनदर ब्रिक इन द वॉल, BRIC, और उसने कंपेयर किया पाकिस्तान को ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना से। और उसमें ये कंक्लूड किया कि जो रेट ऑफ चेंज है, जो इनकलाब आया है आला तालीम के अंदर, उस हाईली साइटेड पेपर्स, क्वालिटी पेपर्स का, उसमें ये चारों ममालिक जो हैं वो उनसे कहीं बेहतर है पाकिस्तान का रेट। ये थॉमसन रॉयटर्स की रिपोर्ट है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था तो हिंदुस्तान परेशान हो गया, और 22 जुलाई 2006 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी गई पाकिस्तान के HEC के बारे में, फेडरल HEC के बारे में, कि किस तरीके से इनकलाबी तब्दीलियाँ आ रही हैं। 23 जुलाई 2006 को हिंदुस्तान टाइम्स में हेडिंग आई, पाक थ्रेट टू इंडियन साइंस, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान को ख़तरा पैदा हो गया है। तो जो कुछ हम लोग कर रहे थे साथ मिलकर, उससे हिंदुस्तान तक कांप रहा था। हिंदुस्तान परेशान हो गया, उसने कॉपी करना शुरू किया, हमारे लीडर परेशान हो गए, इसके जान छोड़ा जी। और हिंदुस्तान ने फिर ये तय किया, उनकी कैबिनेट ने, कि एक HEC के नमूने पर एक इदारा बनाया जाए। उन्होंने नाम रखा नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, NCHR, जिसका कानून बिल्कुल HEC का था, लेकिन उनके वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया। तो हम कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे कि हिंदुस्तान भी परेशान हो गया, और बैनुल अक़वामी तौर पर थॉमसन रॉयटर्स और नेचर और दूसरे लोगों ने अच्छी रिपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो HEC के साबिक चेयरमैन और HEC के मौजूदा चेयरमैन के साथ आला तालीम से मुतालिक ये आला गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। अब सिंध में और पंजाब में ये यूनिवर्सिटियों की क्या पोजीशन है? वो जो अब मसलन नई यूनिवर्सिटी बन रही है वो अपने वो HEC से लेते हैं, उसी उसमें इशू नहीं है, फेडरल से लेते हैं, हमारे मेन HEC से लेते हैं। इशू जो आपने पूछा ना, डिग्री की वेरिफिकेशन ये भी HEC करती है। कानूनी तो हम ही करते हैं और आज तक भी हम ही कर रहे हैं। इशू थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने कहा समझने वाला है, जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी स्टेप ले चुकी है। फिर लॉजिकली जो इश्यूज थे, अगर कोई इशू थे तो उसको पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आना चाहिए था, वहाँ पे एक नेशनल लेवल पे एग्रीमेंट होना चाहिए था। उसके बाद ठीक है आप बना लें सिस्टम, लेकिन सिस्टम ऐसे होने चाहिए तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें, ना कि एक दूसरे को रिएक्ट करें, और रिएक्शनरी अप्रोच में मुल्क का नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं अब ये समझना चाहता हूँ खुद भी कि अब आपके HEC के फंक्शंस में जो सूबों से रिलेटेड है या यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड है,
वो कौन से हैं कि जिसमें वो लोग भी अपनी अपनी वो टांग अड़ा रहे हैं? इस देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि 18 अमेंडमेंट रियलिटी है, लोग उसका नाम से थोड़ा सेंसिटिव भी हैं कि आप नाम करें, वो कहते हैं 18 अमेंडमेंट होगी, बात ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 अमेंडमेंट रियलिटी है, वो तो अच्छी बात, अच्छा कदम उठाया उन्होंने। लेकिन जो हायर एजुकेशन का काम है, 18 अमेंडमेंट से पहले भी और 18 अमेंडमेंट के बाद भी यूनिवर्सिटियों का सारा कंट्रोल या प्रोविंशियल रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास है और फेडरल पे फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। एचईसी किसी भी तरह, किसी भी डॉक्टर साहब बैठे हैं ना इनके दौर में ना आज, कभी भी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे इश्यूज में कभी इन्वॉल्व नहीं होती, ना वाइस चांसलर सिलेक्शन में, ना उनकी डीन अपॉइंटमेंट में, ना हमारा काम 3-4 वो कौन करता है? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। उनकी एचईडी डिपार्टमेंट के जरिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए मूव होता है चांसलर थ्रू। आप तो 18 अमेंडमेंट के बाद डॉक्टर साहब, अब यहीं पे जब वो मामला पहले से सूबाई हुकूमतों के पास है कि वाइस चांसलर की तकर्रुरी, उसकी तनज़्ज़ुली, बाकी सारी चीज़ें, तो फिर क्यों ना सूबों के भी अपने एचईसी हो, या तो वो इख्तियार भी और वो सारा मामला भी एचईसी को दे दिया जाए? नहीं, वो मेरा ख्याल है वो ठीक है। एचईसी पॉलिसी लेवल पे काम करे, वो बेहतर है। हम अगर इसमें माइक्रो मैनेजमेंट पे चले गए फिर काम नहीं होता। हमें नहीं जाना चाहिए उस चीज़ में, हमें सिर्फ पॉलिसी लेवल पे और एडवाइजरी कैपेसिटी में रहना चाहिए। इशू आ रहा है जो समझने की बात है वो है पैसा, वेरी फ्रैंकली। एचईसी को गवर्नमेंट खुद, इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो बजट है वो रफली 90 बिलियन के करीब बन गया, जो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को। कुछ लोगों के जहन में ये है कि अगर एचईसी डिवाइड हो जाएगी तो ये पैसा भी डिवाइड हो जाएगा, जबकि बड़े क्लियरली जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की सब कमेटी बनाई है उसमें एहसन इकबाल साहब, मिनिस्टर बलीगुर रहमान साहब, और इवन एक मीटिंग में हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने भी कहा कि ये फेडरेशन के बजट से हम सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। सूबे अगर पैसे और डालना, उनको डालना चाहिए, बल्कि हर सूबे, कुछ सूबे डालते भी हैं, काम डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे, लेकिन ज़्यादा डालने चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का बजट बहुत और बढ़ना चाहिए। ये यूनिवर्सिटियों में आप लोग किस बुनियाद पे तकसीम करते हैं? उसका कोई फार्मूला है जी, बिल्कुल डॉक्टर अता के साहब के वक्त वो कंसल्टेशन से सारा सूबों की मौजूदगी में उसको एग्री किया गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट किस फील्ड में किस लेवल पे हैं, कितने पीएचडी आपके पास फैकल्टी मेंबर है, कितने आपकी रिसर्च ग्रांट ले रही है, एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव फार्मूला है। उसके तहत बजटिंग होती है और वो उसमें कोई इशू नहीं है, बजटिंग में कोई इशू नहीं है। हम ना किसी को नाराज़गी है ना गिला है। जब पैसे शॉर्टफॉल होते उस वक्त मसले थे, आप 3-4 साल से थे, आप किसी यूनिवर्सिटी को बुला के पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि कंट्रोल किसके पास हो, पैसे किसके पास हों, अथॉरिटी किसके पास हो। यूनिवर्सिटीज़ को हमें उस तरफ नहीं लेके आना चाहिए जिस तरफ आस्ता आस्ता हमारी यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो बाहर पीएचडी पे भिजवाने के लिए स्कॉलरशिप्स में वो एचईसी दे, उसमें 2 किस्म के हैं। नहीं, उसमें सर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या उसमें आप लोग सूबों का कोई कोटा का लिहाज रखते हैं या कि नहीं, वो ओपन मेरिट पे? नहीं सर, 18 अमेंडमेंट से पहले ओपन मेरिट था। जो स्कॉलरशिप एचईसी के प्लेटफॉर्म से दी, 2 किस्म के, एक होता था एचईसी के प्लेटफॉर्म से नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप, एक होते थे जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था कि जिस यूनिवर्सिटी का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता था, इनकी इंस्ट्रक्शन थी कि इसमें 40% कम से कम फैकल्टी डेवलपमेंट के पैसे डालेंगे, तो वो फिर वो यूनिवर्सिटी खुद करती थी अपनी एडवर्टाइज, वो भी नेशनल लेवल पे एडवर्टाइज होता था और मेरिट पे करते थे। जब से 18 अमेंडमेंट हुई है हम अभी भी नेशनल लेवल पे करते हैं, लेकिन रिस्पेक्टिव सूबे का अपना कोटा है और वो सूबे के जो कैंडिडेट होते हैं विद इन देम वो कंपटीशन होता है। इस साल आप लोग कितने लोग भेजेंगे, कितने हमारे बच्चे भेजेंगे, और वो क्या उसी रेशो से? क्योंकि दरमियान में तो ऐसा भी वक्त आया था कि जो स्टूडेंट्स गए हुए थे उन बेचारों को वो एक डिफिकल्ट टाइम आया था, लेकिन हाँ। हमने उस वक्त भी कोशिश, हमने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद किए। डॉक्टर साहब को भी पता है कि हमने कंस्ट्रक्शन रोक दी, हमने इक्विपमेंट रोक दिया, और जो भी पैसा एक भी आता था तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी, डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन भी होती थी कि बच्चों को जाने चाहिए पैसे। देर सवेर हुई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पैसों के बगैर नहीं रहे, एंड पे पैसे मिल गए सबको। अब ये साइकिल ऐसा नहीं है कि आज आप बंद कर दिया और कल आपसे शुरू कर दें। कोई भी फॉरेन स्कॉलरशिप का साइकिल एटलीस्ट इट टेक 1.5 ईयर to 2 ईयर कि वो बच्चे अंदर जा सके। तो दरमियान में गैप की वजह से वो प्रोसेस आस्ता आस्ता लास्ट ईयर कितने लोग भेजे थे? इस साल मेरा ख्याल रफली 400 के करीब जो गए होंगे नेचुरली, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया उसमें काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप दिए गए। अब हमने जो रिसेंटली स्कॉलरशिप 2-3 प्रपोजल नई जो हमारी अप्रूव की है, एक तो 10,000 स्कॉलरशिप जो पाक US नॉलेज कॉरिडोर का एक नाम दिया उसको,
उसके ज़रिए अप्रूव, उसका पहला फेज़ हुआ है 1500 का, उसका पहला फेज़ और अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल कितने? इस साल अभी हमारा टारगेट तो है कि हम इसको जो डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी के 1000 के करीब जाने चाहिए हर साल। ये डिपेंड करता है कि वो हम क्योंकि प्रोसेस में सिलेक्शन में खुद नहीं आते। ये तो बहुत कम है उस दौर की बनस्बत। नहीं कम, उस दौर में भी हम डॉक्टर साहब आपके 900 के करीब जा गए थे, 900 के करीब जा रहे थे और प्लान था उसको बढ़ाएंगे, लेकिन वो सारा का सारा क्योंकि दोबारा पिकअप करते से हुए टाइम लग रहा है। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम हर साल एटलीस्ट 1500 से 2000 बाहर भेजेंगे और इतने ही पाकिस्तान में हम स्कॉलरशिप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये उस वक्त भी हम सुनते थे, जो उस वक्त की हुकूमती वज़रा थे बाकी, कि भाई क्यों असम्बली में मैं जवाब दूँ, बाकी जगह पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बजट या बाकी चीज़ें मेरी हुकूमत से आएँ, और उधर से मैं जब ECC के साथ कोई मामला होगा, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके साथ आपका कोई खुद ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई अगर बाकी हर इदारे के साथ मिनिस्ट्री का या उनका ताल्लुक़ होना चाहिए तो वाई नॉट विद ECC। और दूसरा कि अगर यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर का तकर्रुर, बाकी ये सारी चीज़ें तनज़्ज़ुल, वो अगर सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है तो फिर वो अपनी ECC क्यों ना बनाएं? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं जो दूसरी बात जो है वो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि प्रोविंसेस जो हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता यूनिवर्सिटी के इंटरनल फंक्शनिंग में। यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, उनकी एकेडमिक काउंसिल होती हैं, उनके सिंडिकेट होता है, उनका सेनेट होता है, वो खुद गवर्न करती हैं हर चीज़ को। प्रोविंस कोई इंटरफियर नहीं कर सकती कि हम ये लगाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको करेंगे, प्रोविंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो आप भी उनकी स्क्रूटिनी कमेटी में शामिल है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार को बढ़ा दिया गया। आपने देखा कि अभी रिसेंटली एक MNA के डिग्री के मामले पे जिन्होंने एक दिन में 3 पेपर दिए थे, उस पर सूबाई हुकूमत ने वाइस चांसलर को रिमूव करने के लिए समरी भेजी। तो उधर तो मामला, मैं आपको उसी पे आ रहा था कि यूनिवर्सिटी की इंटरनल फंक्शनिंग में आज भी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस हैं कम्प्लीटली। सिर्फ एक इशू है, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट। उस वक्त HEC ने, हमने ये कहा था कि एक सर्च कमेटी प्रोसेस होगी और जो गवर्नर उस ज़माने में प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ को, अब चीफ मिनिस्टर, वो जो है सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा और वो सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी अपॉइंटमेंट। एक खाली उनके पास पावर था वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, वो भी खुद गवर्नर या चीफ मिनिस्टर अपने पावर से नहीं कर सकता, सर्च कमेटी बनाएंगे और सर्च कमेटी के तहत करेंगे। वो अभी भी हो रहा है। तो द प्रोविंस हैज़ नो डायरेक्ट से इन द रनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। फंडिंग सारी नहीं सर, मुराद सईद के डिग्री के मामले पे जी वज़ीर आला ने कमेटी कंस्टिट्यूट कर ली जी। 2 सेक्रेटरियों की रिपोर्ट, एक उनके हक में दूसरे खिलाफ, और उस एक रिपोर्ट पे वज़ीर आला ने VC को रिमूव करने के लिए समरी गवर्नर को भिजवा दी। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो उधर अपना इख्तियार बढ़ा दिया है, और उसमें आप लोगों का नाम भी कीजिए क्योंकि आप लोगों को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। बताइए जी। मैं बता 18 अमेंडमेंट के बाद थोड़ी सी डिफरेंट हुआ है, क्योंकि नाउ चांसलर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे चांसलर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अब यूनिवर्सिटी का कोई भी मैटर है वो थ्रू चीफ मिनिस्टर ऑफिस प्रोविंशियल में जाता है, और फेडरल लेवल पे HEC से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से प्राइम मिनिस्टर फिर चांसलर ऑफिस जाता है। ये एक प्रोसेस चेंज आई है जिसमें थोड़ा सा इशू भी आ रहा है। इंटरनल फंक्शनिंग जो सर आ रहा हूँ मैं उसमें भी जो नई, जैसा KP में नया इनेक्टमेंट आ गया यूनिवर्सिटी का, सिंध में आ गया। सिंध में तो जी डायरेक्टर फाइनेंस, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर लगते हैं। तो ये गलत हुआ है ना। मैं ये बता रहा, आप कह रहे हैं चेंज आई है, चेंज आई है। ये बहुत गलत हुआ है कि उन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस भी अब जो है वो चीफ मिनिस्टर लगाएंगे। इस तरह की यूनिवर्सिटी शुड एंड मस्ट बी कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडीज। नहीं सर, अब खैबर पख्तूनख्वा में मसलन उधर भी तो वज़ीर आला की अभी वो कर रहे हैं, और उसमें आप जैसे लोगों का नाम, क्योंकि जो स्क्रूटिनी कमेटी उन्होंने बनाई है उसके आप भी मेंबर है, तो आप समझते हैं कि ये इख्तियार वज़ीर आला के पास नहीं होना चाहिए? स्क्रूटिनी कमेटी नहीं बनाई, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी जो है, सर्च कमेटी है, वो बनाई है फॉर वाइस चांसलर। हम नॉमिनेट करते हैं नाम, मैं चेयरमैन हूँ उस कमेटी का KPK में, और वो फिर जाते हैं, 3 नाम जाते हैं और उन्हीं में से उनको सेलेक्ट करना होता है, उन्हीं नामों में से, उसके अलावा अपॉइंट नहीं कर सकते। अब वो भी एक अलग पड्डा कि मसलन हमारे सूबे में आपके इल्म में कि कितना अर्सा हो गया कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ जो है वाइस चांसलर से महरूम है, क्योंकि एक MNA अपना घुसाना चाहते हैं, दूसरा अपना घुसाना चाहते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये इख्तियार वज़ीर आला के पास नहीं होना चाहिए? ये जो है एक प्रोसेस है,
उसमें जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि इस तरह 6-6 महीने, 8-8 महीने, 12-12 महीने वाइस चांसलर की पोजीशन खाली रहे और एक एक्टिंग वाइस चांसलर चलता रहे और जिसकी कुछ इंटरेस्ट हो। अभी हमने 9 वाइस चांसलर्स की रिकमेंडेशन अभी की है, कई पोजीशन 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने से खाली थी जिनके लिए अभी रिकमेंडेशंस किए हैं। तो ये जो है इससे पहले के वाइस चांसलर रिटायर होने वाला लेकिन हो। आपके रिकमेंडेशन को तो सूबाई हुकूमत ने कई जगहों पे वायलेट किया, चेंज किया है, तो ये नहीं, रिकमेंडेशन को चेंज नहीं किया, बल्कि पिछली दफ़ा ये हुआ था कि जो हमने रिकमेंड किए थे जो नंबर 1, तो उनमें से अक्सर कैंडिडेट्स उन्हें नहीं सेलेक्ट किए थे, नंबर 2 और नंबर 3 में से सेलेक्ट कर लिए गए थे। जो उनका इख्तियार है लीगली, तो 3 नाम देने होते हैं और ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार होता है कि वो नंबर 1 को नहीं। डॉक्टर साहब मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब ये मामलात डे टू डे बहुत सारी चीज़ें भी सूबाई हुकूमत ने चलानी हैं, वाइस चांसलरों की तकर्री में भी अब वज़ीर आला की सह बन गई है, तो फिर क्यों ना सूबाई EGC बना दिया जाए। वही होगा कि आपके पास 7 पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की सूबाई मेडिकल काउंसिल होंगी, 7 इंजीनियरिंग काउंसिल होंगी, 7 HEC होंगी, और जो सारा का सारा मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, 7 अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे, 7 निज़ाम होंगे, 7 बोर्ड्स होंगे जो इम्तिहान लेंगे। पूरे मुल्क में खिचड़ी पक जाएगी एक, और वो किसी हद तक तो पकी हुई है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से वो पूरा ही जो बेड़ा गर्क होना है वो हो जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है नहीं किया है, जो कुछ जापान ने किया है, जो कुछ बरतानिया ने किया है, जो कुछ तुर्की ने किया है, जो कुछ हिंदुस्तान ने किया, उसके पीछे कुछ अकल थी। डॉक्टर साहब अगर आपके किसी इख्तियार में वो मुदाखलत नहीं कर रहे, आपके किसी फंक्शन में रुकावट नहीं बन रहे और आपके काम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो करने दें। करें सप्लीमेंट। सर सप्लीमेंट तो तब करेंगे जब बैठ के कंसल्टेशन के साथ अपना अपना रोल डिफाइन होगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे सिंध HEC का ऑर्डिनेंस टेटो कापी HEC का, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं करना लेना देना, अपनी इंजीनियरिंग काउंसिल बनाएंगे, अपनी PMDC बनाएंगे, IBC से उन्होंने बना लिया। ये भी एक डिग्री की वेरिफिकेशन, सारा कुछ उनका, एक्रेडिटेशन भी उनका रोल है। ठीक है। इसी तरह कल दूसरा सूबा को उठेगा, हर एक की कैपेसिटी है। आप पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं क्या? इस वक्त तो ये है ना जी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान फेडरल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सबको पुश भी कर रही है कि जी यही बलोचिस्तान में भी ये बनाए इदारे, इस जगह लेके जाएं। अभी हमने ज़ोब में कैंपस बना रहे हैं, आप में किला सैफुल्लाह में बना रहे हैं, मुस्लिम बाग में बना रहे हैं, ऊपर उधर लेके जा रहे हैं जहाँ पे कायदे आज़म की वो रिहाइश है कि वहाँ पे हम फारिस का लेके ज़ियारत में बना रहे हैं। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जितना आपने स्प्रेड देखा है, इसमें HEC का रोल है बेसिकली। हम अभी चतराल में दो कैंपसेस को मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अनाउंस कर दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो कर रहे हैं। फाटा की यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, बना दी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें शुरू हो गई और अगले 2 साल के अंदर इंशाल्लाह हर एजेंसी के अंदर हम एक कैंपस लेके आएंगे। ठीक, जब आपका ये पुश नहीं हो और आप छोड़ दें तो फिर तो जो कोई एक ज़्यादा काम कर जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट तो ना हुई। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इस हुकूमत में तो एक ये ट्रेजेडी है कि आप फेडरल कैबिनेट से लेके सेक्रेटरियों तक के मामलात को देखें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के शहर को और एक मखसूस इलाके की ही फ़ौक़ियत हासिल है। तमाम अहम मिनिस्ट्रियाँ सेंट्रल पंजाब के पास हैं, फिर ये कि उनकी प्रायोरिटीज़ भी वहाँ पे हैं। अब अगर HEC जैसे इदारे को भी, ज़ाहिरी बात है कि ठीक है एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक लिहाज से उनके बॉस है, तो इसमें फिर ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि तमाम सूबों को ड्यू राइट्स उनके हक। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसका एक बोर्ड है HEC का जो सारे डिसीजन लेता है, और उसमें 4 प्रोविंशियल सेक्रेटरीज उसके अंदर मौजूद हैं या उनके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो जितने प्रोग्राम्स HEC मंजूर करता है उसके अंदर प्रोविंस के साथ कंसल्टेशन में मंजूर होते हैं, उनकी अप्रूवल से मंजूर होते हैं। तमाम सूबों के सेक्रेटरी जो हैं एजुकेशन वो उस बोर्ड के अंदर हैं, उनकी कंसल्टेशन से प्रोग्राम हो रहे हैं सारे। और जो दूसरे जो पोजीशन अपॉइंट होती हैं, जो सीनियर पोजीशन, उसमें भी प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन को सामने ख्याल रखा जाता है कि सारे सूबों की तरफ से, जैसे प्रोफेसर्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं, तो प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सामने रखी जाती है। तो ऑलरेडी ये इन कंसल्टेशन हो रहा है, ये नहीं कि HEC अपने रास्ते पे चल रहा है और सूबे उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऑल डिसीजन, जितने डिसीजन होते हैं, पॉलिटिशियन के डिग्रियों के मामले की सज़ा तो HEC को नहीं मिल रही। एक हद तक बिल्कुल हुई है, क्योंकि 200 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे आपके 200 जिनकी डिग्रियां जो थी फौज थी। मैं पार्लियामेंट्री फेडरल और प्रोविंशियल मिला के कह रहा हूं। अब वो जाहिर है उन्होंने उस ज़माने में कोशिश की कि इसको तबाह कर दिया जाए, और उसी वजह से नोटिफिकेशन वगैरह इशू हुआ, तो उसको फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली बचा लिया। तो वो उस वक्त सही थी बात।
2008 एक से आखिरी 13। के अब जो है, जो मौजूदा हुकूमत है ये सपोर्ट कर रही है आला तालीम को, और इस वक्त फंडिंग भी न सिर्फ रिस्टोर की है बल्कि दुगनी कर दी है मेरे ज़माने के मुकाबले में। तो एक मोमेंटम दोबारा पैदा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। खाली ये जो मसाइल हैं, छोटे छोटे जो रिलेटिवली छोटे मसाइल हैं कि प्रोविंशियल एचईसी बन गई है। सवाल जो मेरे जहन में आता है कि ये जो 18th अमेंडमेंट को तैयार करने वाली जो पार्लिमानी कमेटी थी, न सिर्फ ये कि रज़ा रब्बानी साहब हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम है और एक बड़ा दिमाग है, फिर उसमें तमाम सूबों के लोग भी बैठे हुए थे, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे भी थे, जमात इस्लामी जैसे वफाक और उसकी मजबूत मरकज़ पे यकीन रखने वाली जमातें भी थी। तो ये जो चीज़ें आप जैसे लोगों ने सोची उस वक़्त, क्या उनके ज़हन में ये चीज़ नहीं आई, किसी मसलहत का शिकार हुई? वो जो है, जो भी उन्होंने बनाया उसका जो नेट नतीजा निकला, उसके बाद जो प्रोविंशियल एचईसी बनी, तो फिर हमने लॉ डिवीज़न से, एचईसी ने लॉ डिवीज़न से मशवरा किया और ये लॉ डिवीज़न का मशवरा है। लॉ डिवीज़न ने लिखा है, द लॉज enacted by the provinces referred to in the referring note are prima facie ultra virus of the constitution and an encroachment of the federal legislative domain। क्लियरली लॉ डिवीज़न ने कह दिया है कि ये जो है ये, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का, जैसे मैंने कहा, ये कंटेम्प्ट है। तो ये तो लॉ डिवीज़न का भी यही ओपिनियन आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही ओपिनियन आया है। खुदारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आप मान लें, अगर लॉ डिवीज़न का नहीं मानते तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं माना जा रहा है, आप इस इदारे के इस वक्त सरबराह हैं, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या अदालत से क्यों रुजू नहीं करते? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंशाल्लाह उस पर अभी हमें भी यही एडवाइस मिली है। उस दिन जो कमेटी की मीटिंग थी जिसमें सारी जमातों के नुमाइंदे भी थे, कोशिश ये है जी, देखें झगड़ों से मसले हल नहीं होते। कोशिश ये है कि सेंस प्रिवेल का मिल बैठ के मसले हल किए जाए। पाकिस्तान का मसला है, मेरा अकेले का, डॉक्टर अता का या किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं, पाकिस्तान का मसला है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। नाजरीन, आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।